नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन शेख। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भारत की तरफ से पाक में पड़ रहे आतंकियों को चुन चुन कर निपटाया जा रहा है और इसी कड़ी में सीएम योगी ने भी यूपी से आतंकवाद के खात्मे के लिए सबसे बड़ा अभियान छेड़ दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 8 सालों में आतंकवाद और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर प्रदेश की सुरक्षा मजबूत की है। एटीएस ने 230 अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया और 142 आतंकवादी स्लीपिंग मॉड्यूल गिरफ्तार किए, जिनमें से 11 टेरर फंडिंग से जुड़े थे और 2017 से लागू जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आतंकवादी संगठनों जैसे आईएसआई, सिमी और अलकायदा को निशाना बनाया गया। वहीं नेपाल बॉर्डर पर आज भी बुलडोजर गरजते रहे। इस एक्शन के तहत एक बार फिर दर्जनों मदरसों पर गाज गिरी, यानी यूपी में पाक समर्थकों को मिट्टी में मिलाने का काम जारी है। और इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। एक तरफ तो बॉर्डर पर आतंकियों को चुन चुन कर निपटाया जा रहा है, वहीं यूपी में भी जो पाक परस्त हैं उन पर भी सख्त एक्शन लिया जा रहा है। देखिए, हिंदुस्तान में पाक समर्थकों की संख्या छोटी मोटी नहीं है। ये तो वो लोग हैं जो सीधे तौर पर पाकिस्तान के इशारे पर यहां काम कर रहा है। सपोर्टर नहीं है, ये पाकिस्तान का एजेंट है जो कि यहां काम कर रहा है, जिसको पाकिस्तान से पैसे मिले, वहां से समर्थन मिला और कहा गया कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसने कश्मीर में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों पर भी कब्जा करके रखा है। और यह देश कौन सा है? काफिरों का। हिंदुस्तान में मुसलमानों को एक्टिव करने में पाकिस्तान को एक आधार काम आता है और वो है कश्मीर, क्योंकि वो नहीं मानता, पाकिस्तान ये नहीं मानता कि उत्तर प्रदेश में अगर लगभग 3 करोड़ मुसलमान हैं, जो कि कश्मीर की जनसंख्या से 3 गुना ज्यादा है, वहां के 3 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, उससे मतलब नहीं है उसको। ये मतलब इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो 3 करोड़ मुसलमान है वो अलग अलग जगहों पर रह रहा है, वो इकट्ठा कोई एक स्टेट में नहीं है, एक जगह पर नहीं है। और कश्मीर में इन लोगों को लगता है कि जब से हरि सिंह ने भारत में शामिल होने की बात कही और उस समय चूंकि पूरे स्टेट में मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा थी, अगर पाक अधिकृत कश्मीर का वो घाटी का क्षेत्र, ये दोनों को जोड़ लें और साथ में जम्मू रीजन, लद्दाख उस समय जो इसके हिस्सा हुआ करता था उसमें जोड़ लें, और इन लोगों को लगता है कि अगर वो मुस्लिम बहुल स्टेट था तो वो पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए था। ये कैसे हिंदुस्तान के अंदर चला गया? क्यों? क्योंकि हिंदू शासक था, हिंदू राजा थे, तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ जाने की कोशिश नहीं की, बल्कि हिंदुस्तान के साथ उन्होंने एक्सेशन पर साइन किया। तो इसलिए उन लोगों को भड़काना शुरू हुआ। उस समय से भड़काया जाता रहा। 48 में उसने हमला की और कबायली हमला के नाम पर पाकिस्तानी आर्मी को साथ में भेजा। हिंदुस्तान के पॉलिटिकल लीडरशिप की कमजोरी थी कि उस हमले को नाकाम करके उसके पीओके के क्षेत्र जो अभी है वहां तक नहीं, बल्कि आगे पाकिस्तान के अंदर ये उसके खैबर पख्तूनख्वा या फिर गिलगिट बल्टिस्तान, वहां तक इंडियन आर्मी को घुसाना चाहिए था, तो वो बीच में ही सरेंडर करके यूएन चले गए और एक एलओसी बना दिया, जिसके कारण पाकिस्तान को एक पूरा क्षेत्र कब्जा करने का मौका मिल गया। ये हमेशा होता है कि युद्ध में कभी भी कमजोर है जो मेडिएशन के लिए जाता है, यहां मजबूती ही मेडिएशन के लिए जा रहा था। इस बीच देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष शुरू हुआ और उसके बाद हुआ क्या, 3 दिन के अंदर पाकिस्तान को ये लगने लगा कि आगे हम कार्रवाई नहीं कर सकते, आगे हम भारत के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। अगर सेना के लेवल पर अगर हम सीमा क्रॉस ना भी करें, सिर्फ मिसाइल खेलते रहें, तो भी भारत हमसे काफी ऊपर है। तो क्या किया, वो गया अमेरिका के पास मेडिएशन के लिए। वो वहां पर जाकर बोला कि भाई भारत सरकार से बातचीत कीजिए, हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं। अमेरिका ने भारत से बातचीत की, भारत ने कह दिया उससे बातचीत करो, वो अगर मान जाएगा, वो कहेगा कि हम फायरिंग नहीं कर रहे, हम फायरिंग नहीं करेंगे। और ये पॉलिटिकल स्तर पर बातचीत नहीं होगी, क्योंकि सेना वहां से हमला कर रही है, तो सेना के स्तर पर बातचीत हो, हम इसमें बीच में कुछ नहीं कर सकते। हमने तो आदेश दे दिया है, अगर उधर से गोली चलेगा तो इधर से गोला चलाओ। तो ये मेडिएशन के लिए वो गया। इसलिए डीजेएमओ पाकिस्तान का हिंदुस्तान के डीजेएमओ से कॉल करके बातचीत किया। लेकिन उस समय क्या हुआ, उस समय हम ही चले गए यूएन,
और जिसका नतीजा आज भी भुगतना पड़ रहा है। लेकिन वो एक क्षेत्र जो कि पाकिस्तान के लिए ऐसा हथियार बन गया जो हमेशा से हिंदुस्तान में उसका उपयोग करता है, और उसने प्रॉक्सी वार जब शुरू की थी तो धीरे धीरे उसको ये लगने लगा कि हम तो हिंदुस्तान के लोगों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसी का नतीजा है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर की जो बात की जा रही है कि योगी सरकार ने ये किया, योगी सरकार के एटीएस ने किया। एटीएस का मतलब एंटी टेरर स्क्वाड जो है जी। वो टेररिस्ट यानी आतंकवादियों के खिलाफ भी कार्रवाई करती है, और आतंकवादियों में यहां पर कई मॉड्यूल काम करते हैं। एक वो है जो कि पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर अपने मन में रखता है, और इसलिए वो क्या करेगा, सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट में लिखेगा। सोशल मीडिया पर लोगों के बीच ये पैदा करने की कोशिश करेगा कि देखो, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच अगर तुलना करेंगे तो मुसलमानों के लिए पाकिस्तान ज्यादा बेहतर है। और इससे क्या होता है, दिग्भ्रमित युवा होते हैं, और फिर जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच कोई भी कंपिटिटिव बातें भी हो, जैसे ये पाकिस्तान के गायक होंगे तो हिंदुस्तान से तुलना करके कहेगा कि वही ज्यादा बेहतर गाता है, जबकि कई बार इन चीजों पर चर्चा हो गई है कि ये गायकी जो है हिंदुस्तान की ही देन है। ये पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हुई। और उसके बाद जब भी क्रिकेट मैच होगा तो वो पाकिस्तान के समर्थन में खड़े नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि ये पहले से उनके दिमाग में भर दिया जाता है कि देखो, पाकिस्तान में खेलने वाले सारे मुसलमान हैं, हिंदुस्तान में तो इक्का दुक्का मुसलमान मिलेगा, तो इसलिए ये देश कौन सा है, काफिरों का देश है, हमारा देश ही नहीं है। तो इसलिए एक जो पूरा का पूरा ग्रुप है वो सॉफ्ट कॉर्नर रखता है पाकिस्तान के प्रति। अब उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे होती है, कभी कभी होती है जब वैसे मौके आते हैं, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच संघर्ष की स्थिति है, कभी मैच हो गया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिया, कभी भावनाओं में बहकर पाकिस्तान के झंडे लगा दिए, घर पर लगा दिए, लहरा दिए, तो ऐसे में उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है, और फिर वो कोर्ट तक मामला पहुंचते पहुंचते सॉफ्ट हो जाता है, और लोग कहना शुरू कर देते हैं, जज साहब भी कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, इसके ऊपर यूएपीए के तहत मामला दर्ज मत करो, क्योंकि इसे समझ में नहीं आ रहा था कि हम कर क्या रहे हैं। और ये सिनेमा उनेमा में ये जो बातें कही जाती है कि जिंदाबाद का नारा लगाना गलत कैसे हो सकता है, पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान भी जिंदाबाद। जैसे एक फिल्म आई थी गदर, उसमें कहा गया था कि हम तुम्हारे जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, लेकिन अपने लिए हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं कहेंगे, हिंदुस्तान भी जिंदाबाद कहेंगे। लेकिन फिर भी ये समझना चाहिए कि दुश्मन देश होता है, और दुश्मन राष्ट्र के लिए आपके अंदर अगर सॉफ्ट कॉर्नर है, भावनाएं वैसी है, तो आप देश के लिए खतरा पैदा कर सकते हो। इसलिए उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कभी कभी होती है। दूसरे स्तर पर वो लोग हैं जो कि किसी न किसी तरह को पाकिस्तान का सपोर्ट भी करता है, और उसके सपोर्टर ग्रुप पैदा भी करता है, चाहे जिस तरह से हो, और वो पैदा करने के लिए मजहब का सहारा लेता है, और वो एक ऐसा ग्रुप पैदा करता है जिसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए तो वो जिहादी बन जाएगा, जिसमें मदरसों की भूमिका होती है, जिसके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। और बॉर्डर इलाके वाले मदरसा जिसकी फंडिंग विदेशों से होती है और जिसके फंड के बारे में जानकारी नहीं है, उन जगहों पर भी यही काम चल रहा है। इसलिए नेपाल बॉर्डर पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है अभी। ऐसे वो नेपाल बॉर्डर से होते हुए पश्चिमी पूर्वी सब जगह उत्तर प्रदेश में चलेगा। रिपोर्ट भी सामने आई है योगी सरकार, जिसे अभी वो ओपन नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन उसी के तहत ये सारी कार्रवाई की जा रही है मदरसों के खिलाफ। देखिए, खुफिया रिपोर्ट तो सरकार की है, और वो आएगी तभी कार्रवाई किया जाएगा। बिना रिपोर्ट के कार्रवाई करना होता तो मुजफ्फरनगर के भी सारे मदरसे टूट गए होते, ये बरेली के भी सारे मदरसे टूट गए होते, मुरादाबाद के भी टूट गए होते। लेकिन ये रिपोर्ट जो आई वो पाकिस्तान और भारत के बीच चल रहे तनाव में एक ज्यादा परेशानी पैदा करने वाला था, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है, और पाकिस्तान के तरफ से भी ये रिपोर्ट्स है कि हिंदुस्तान के अंदर जब पाकिस्तान के खिलाफ फुल फ्लेज वार की घोषणा होगी तो हिंदुस्तान को अंदर से भी एक विद्रोह का सामना करना पड़ेगा। ये पाकिस्तान ने तो पहले खुलेआम कहा है कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करता है तो हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान के खिलाफ ही युद्ध छेड़ देंगे। ये पाकिस्तान के कई अधिकारियों का बयान है, वहां के सेना के अधिकारियों का बयान है कि हमें
हिंदुस्तान से लड़ने के लिए सिर्फ सीमा पर देखने की जरूरत नहीं है, अंदर में ही कई ऐसे लोग हैं, कई ग्रुप हैं जो कि हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ना शुरू कर देंगे अगर पाकिस्तान की बर्बादी के लिए हिंदुस्तान कोई प्लान बनाता है। तो इसीलिए वो रिपोर्ट आई थी कि बॉर्डर के इलाके में हलचल तेज है, इन मदरसों में जिस तरीके की बातें कही जा रही है वो पाकिस्तान के लिए एजेंट तैयार किया जा रहा है, इसलिए इन पर पहले जल्दी से कार्रवाई करो, क्योंकि ये रिपोर्ट तो मदरसों के, अवैध मदरसों के बारे में 1 साल से चल रही थी कि अवैध मदरसे कहां सबसे ज्यादा है। और नेपाल बॉर्डर की बात ये पहले से भी आई थी कि नेपाल बॉर्डर पर सबसे ज्यादा अवैध मदरसे उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। तो वो रिपोर्ट के बाद इस बीच कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि इन लोगों ने इन जगहों पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था पाकिस्तान के समर्थन में काम करने के लिए। ये जो लोकेशन शेयर करना, बात करना, जानकारी देना, एक एक छोटे छोटे जानकारियों का युद्ध के माहौल में बड़ा महत्वपूर्ण असर होता है और इसलिए योगी ने यह काम किया। अभी जो रिपोर्ट, अभी जो बातें कही जा रही है कि एटीएस ने 200 से ज्यादा लोगों का इनकाउंटर किया, ये सब कौन थे? वो हार्डकोर जिहादी था। ये 150 के करीब इनकाउंटर के साथ साथ अरेस्ट भी हुआ। ये सब वो लोग हैं कि जो स्लीपर सेल, स्लीपर मॉड्यूल की बात की जा रही है, ये वो लोग ही हैं। जो मदरसे की बात चलती है तो मदरसे में वैसे लोगों को तैयार किया जाता है। फिर ये क्या करता है? स्लीपर सेल, स्लीपर मॉड्यूल तो ऐसा है जिसमें आतंकवादी, जो आतंकवादी है लेकिन उसे खुद पता नहीं है कि हमारा हैंडलर कौन है, उसे ऐसे ही रखा जाता है सोए हुए अवस्था में, इसलिए इसका नाम स्लीपर सेल है। तो इसको इंटरनेट के जरिए कहीं न कहीं से उसको साथ में लाया जाता है, ट्रैप किया जाता है और फिर उसका माइंड वॉश करना शुरू किया जाता है कि देखो कैसे कैसे तुम्हारी कौम के साथ ऐसा हो रहा है, जब तुम्हें मौका मिलेगा, दिया जाएगा तो तुम इसके लिए तैयार रहना। और वो फिर एक्टिवेट रहता है और वो सामान्य काम ही कर रहा है, जैसे घर में रह रहा है, परिवार के साथ रह रहा है। ऐसा नहीं है कि वो टेरर कैंप में जाकर ट्रेनिंग लेकर आया है 6 महीने 2 साल का बंदूक चलाने का, उसको वैसे ही रहने दिया जाता है। सामान्य काम काज करने वाले, वो स्कूल में टीचर भी हो सकता है, वो प्रोफेसर भी हो सकता है, या फिर वो स्टूडेंट भी हो सकता है, घर में काम करने वाला भी हो सकता है। और उन लोगों में जब उसकी जरूरत पड़ती है कि इस जगह पर, यहां पर वैसा काम करना है, उस समय एक मैसेज भेजा जाता है, उसे खुद पता नहीं है कि हैंडलर कौन है हमारा, इसलिए उसकी गिरफ्तारी या उसके इनकाउंटर से उसके आकाओं तक पहुंचना मुश्किल होता है, वो जानकारी नहीं रखता। तो ये सारे के सारे नेटवर्क को तोड़ने की तैयारी और कोशिश योगी आदित्यनाथ ने की है और ये अभी और बढ़ेगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का तनाव कम नहीं हो सकता, संघर्ष कम हो सकता है, मिसाइलें कम दागी जा सकती है, लेकिन दोनों की दुश्मनी जो ये 70 साल से चल रहा है वो आगे भी खत्म नहीं होगा। और ये लोग जो उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार के अंतर्गत रहते हुए भी उत्तर प्रदेश में ये पाकिस्तान के सरपरस्ती करते हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई अभी जारी रहेगी। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए, सटीक विश्लेषण के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। यूपी में जब से योगी की सरकार है तब से आतंकी संगठनों और उनके नेटवर्क को तोड़ने के लिए जिस रणनीति और तत्परता से काम किया है, उसने प्रदेश को आंतरिक सुरक्षा के इलाके में एक नई ऊंचाई दी है। इतना ही नहीं, प्रदेश में गैर कानूनी तरीके से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों पर भी एटीएस की पैनी नजर रही और इसी में 173 ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते थे। वहीं अवैध धर्मांतरण से जुड़े 20 से ज्यादा लोगों को भी अरेस्ट किया गया। एटीएस ने साइबर फ्रॉड और फर्जी नाम पते पर सिम खरीदने जैसे मामलों में भी प्रभावी कदम उठाए और साइबर फ्रॉड गतिविधियों में शामिल गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए भी 9 आरोपियों को अरेस्ट किया, जिसमें 4 चाइनीज और 15 भारतीय आरोपी हैं। मौजूदा हालात में इंडो नेपाल बॉर्डर पर भी यूपी एटीएस और जिला पुलिस की टीमें नजर लगाए हुए हैं। बॉर्डर एरिया के संवेदनशील इलाकों पर ड्रोन कैमरा से निगरानी रखी जा रही है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।